बार फिर से आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीएस फिजिक्स में। मैं त्रिवेणी संगम आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है करंट डेंसिटी। तो चलिए देखते हैं ये टॉपिक में क्या पढ़ना है हमें। तो आप जैसे नाम से समझ रहे हैं करंट डेंसिटी, इसका मतलब ये श्योर करंट का ही एक टर्म है। और जब ऑलरेडी इलेक्ट्रिक करंट अवेलेबल था तो करंट डेंसिटी की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके लिए थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं कि आपने घर में इस तरह का पाइप देखा होगा जिसका एक एंड थोड़ा सा बड़ा होता है और दूसरा एंड थोड़ा सा सकरा होता है। इस तरह का पाइप आपने देखा होगा, ये शेप का। इस पाइप को कंडक्टर की तरह एज्यूम करके हम बात करेंगे। अभी मानते हैं ये क्या है, एक पानी का पाइप है जिससे पानी का प्रवाह होता है। इस पाइप में हमने 10 लीटर वाटर फ्लो किया, 10 लीटर पानी डाल दिया। तो अब क्या होगा, जैसे इससे में हमने पानी डाला तो ये पानी यहां से चलते हुए इस हिस्से से बाहर निकलेगी। सिर्फ एक छोटा सा सवाल, यहां पर हमने डाला 10 लीटर, तो आप ये बताओ यहां पर कितनी पानी की मात्रा आपको मिलेगी? तो सब कोई बोलेंगे सर ये बच्चा वाला सवाल। जी हाँ, बिल्कुल बच्चा वाला ही सवाल है। बस बच्चे की तरह ही आपको समझना है एकदम प्लीज को, बेसिक तरह से। तो यहां मिला कितना, 10 लीटर, दोनों एंड पे सेम अमाउंट। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ कि जितना वाटर हमने इस एंड पर डाला, अर्थात जितना पानी की मात्रा इस हिस्से में थी, ये जो हिस्सा थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, जितने पानी की मात्रा इस हिस्से में थी उतने ही पानी की मात्रा इस हिस्से में भी है। इसको और आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपका सीट रिजर्वेशन कोच में नहीं है, आपको जनरल बॉगी में भेज दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? तो आप देखेंगे सीट भरा हुआ है, तो आप किसी भी तरह से प्रयास करेंगे अंदर जाने का। आप देखते होंगे स्लीपर क्लास और जनरल कोच में दोनों का जो कोच पोजीशन होता है, अपनी सीट का जो पोजीशन वो सेम होता है। लेकिन स्लीपर क्लास में एक सीट पर हम लोग 3 पर्सन सफर करते हैं, जबकि वहीं पर अगर हम लोग बात कर लें क्या जनरल कोच की, तो जनरल कोच में उसी सीट पर 7 to 8 पीपल सफर करते हैं। क्या दिख रहा है? यहां पे मालूम चलेगा यहां पर तीनों आदमी इजी वे में बैठे हुए हैं, जिनके बीच का डिस्टेंस काफी अधिक मिलेगा। लेकिन जब इसके पास आएंगे तो आपको दिखेगा सभी आदमी आपस में सटे हुए हैं, इनके बीच का गैप बहुत कम है। यही बातें यहां भी है। यहां पे वाटर ना लेके इसमें हम करें फ्लो क्या, करंट। जैसा हमने यहां देखा स्लीपर में 3 पर्सन, यहां पर जनरल में 8 पर्सन। तो इस पॉइंट पर गैप जो था, परसेंटेज गैप वो अधिक था, यहां पर गैप कम था। जस्ट इसी एग्जांपल को हम लोग फिर से यहां पर यूटिलाइज करते हैं और अब मानते हैं कि इस कंडक्टर में हमने 10 एम्पियर करंट फ्लो कर दिया। तो इसका मतलब 10 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो होगा। तो मानते हैं कि इस कंडक्टर में 10 कूलम चार्ज का फ्लो हो गया। देखा आपने, इसमें हमने बनाया क्या, 10 कूलम चार्ज। सेम जब ये करंट यहां पहुंचेगा तो यहां पर भी सेम होगा, 10 कूलम चार्ज पर सेकंड। इसका मतलब इसमें भी होगा 10 कूलम चार्ज, 10 कूलम चार्ज। ठीक तो है, यहां भी करंट 10 एम्पियर, यहां भी करंट 10 एम्पियर। तो फिर डिफरेंस क्या आया? सर डिफरेंस यहां पे आया कि अगर हम इस कंडक्टर के अंदर एक यूनिट सेक्शन यानी यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया चूज करते हैं और सेम यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया यहां भी चूज कर लें, तो हमको मिलेगा इस क्रॉस सेक्शन से कम चार्ज का फ्लो हो रहा है, जबकि इस क्रॉस सेक्शन से अधिक चार्ज का फ्लो हो रहा है।
लेकिन दोनों ही जगह का क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा क्या है, सेम। हमने दोनों जगह यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया चूज किया, यहां भी और यहां भी क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिट, लेकिन इस पॉइंट पर करंट का वैल्यू अलग, इस पॉइंट पर करंट का वैल्यू अलग। और अभी हमने देखा पूरे कंडक्टर में तो करंट का वैल्यू सेम है, यहां पर भी 10 एम्पियर, यहां पर भी 10 एम्पियर, लेकिन कंडक्टर के अंदर जब पॉइंट की बात करते हैं तो इस पॉइंट पर करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, और इस पॉइंट करंट का वैल्यू अलग हो रहा है। इसी बात को डिफाइन करने के लिए हमारे पास आया करंट डेंसिटी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बेसिकली करंट डेंसिटी क्या होता है, किसी एक पॉइंट पर करंट का वैल्यू, किसी एक पॉइंट पर करंट का वैल्यू। और साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि करंट का वैल्यू एरिया पे डिपेंड करता है। जैसे आपने देखा कि ये यूनिट एरिया पर ओनली 2 चार्ज का फ्लो हो रहा था, यहां पर करंट का वैल्यू डिफरेंट था। इस यूनिट एरिया में 3 चार्ज का फ्लो हो रहा है, यहां पर करंट का वैल्यू डिफरेंट है। इसका मतलब एरिया हमने सेम रखा लेकिन करंट क्या हो गया, डिफरेंट। तो करंट एरिया पे डिपेंड करता है, जबकि करंट डेंसिटी क्या दिखाता है, करंट डेंसिटी शो करता है कंडक्टर के अंदर किसी एक पॉइंट पर करंट के वैल्यू को। और हम लोग उसको डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं इस एरिया को, जिसका डिफिनेशन लिखा जाता है करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट ऑफ कंडक्टर। करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट, ये आप ध्यान से रखेंगे कि करंट डेंसिटी हमेशा किसका होता है, कंडक्टर के एक पॉइंट का। इसलिए इसे बोला भी गया है पॉइंट फंक्शन, क्योंकि ये सिर्फ किसी पॉइंट पर होता है। ये क्या होता है, पॉइंट फंक्शन। ये हमेशा एक पॉइंट के लिए डिफाइन होता है। तो करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट ऑफ कंडक्टर, point of conductor is defined as the current flowing per unit cross section area perpendicular to the direction of current। ये क्या वर्ड लिखा लास्ट में, ये बताया गया, ये जो आप क्रॉस सेक्शन देख रहे होंगे इस फिगर में, जब करंट फ्लो हुआ तो करंट किस तरफ फ्लो हुआ, इस डायरेक्शन में, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया इस करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। वही वर्ड हमने यहां पर यूज किया है, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो इट इज रिटन एज J इक्वल टू I अपॉन A, जहां J होता है करंट डेंसिटी का सिंबल। और इसी आधार पे हम लोग दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं कि करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट, करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट is a ratio of current and cross section area। दूसरा परिभाषा बोल सकते हैं करंट डेंसिटी इज ए रेशियो ऑफ करंट एंड एरिया। हिंदी में सुनने के बाद, चालक के किसी एक बिंदु का, चालक किसी एक बिंदु का धारा घनत्व प्रति एकांक क्षेत्रफल या प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा के बराबर होता है। जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल धारा के प्रवाह के लंबवत हो, तो इस तरह हम दिखाते हैं J बराबर I बटा A। और दूसरा परिभाषा बोल सकते हैं कि चालक के किसी एक बिंदु का धारा घनत्व चालक से प्रवाहित धारा और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। अब आगे देखते हैं कि जिस तरह हमें मिला था एवरेज करंट, उस समय यहां बात करेंगे एवरेज करंट डेंसिटी की भी और इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी की। तो एवरेज करंट डेंसिटी के लिए JAV डेल्टा I बाय डेल्टा A, जहां डेल्टा A किसी भी क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा और उस क्रॉस सेक्शन से जितने करंट पास हो रहे हैं उसका वैल्यू डेल I। फिर इंस्टेंटेनियस की बात कर लें तो J इंस्टेंटेनियस DI अपॉन DA। अब सबसे महत्वपूर्ण टर्म इस करंट डेंसिटी की, महत्वपूर्ण टर्म यह है कि करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जी हां,
करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर। थोड़ा सा आपको जरूर शॉक टाइप का लग रहा होगा, परेशान ना हो। करंट हमें पता है, हम लोग जानते हैं करंट क्या है, स्केलर, लेकिन करंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। फिर से हम वापस आ रहे हैं करंट डेंसिटी तक के लिए। तो करंट डेंसिटी क्या है, तो करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन along the direction of electric current। आप याद रखेंगे कि करंट डेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी दिशा होती है धारा के प्रवाह की ओर, अर्थात जिस ओर धारा का प्रवाह होगा करंट डेंसिटी की दिशा भी उसी ओर ली जाती है। सेकंड चीज का इंपॉर्टेंट टर्म है वो है इसका यूनिट और डायमेंशन। तो आप यूनिट डायमेंशन सभी क्वांटिटी का याद करते जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा जेईई या नीट के एग्जाम में एक प्रॉब्लम यूनिट और डायमेंशन से किसी न किसी क्वांटिटी का दिया होता है। तो जान लें यूनिट डायमेंशन क्या होता है। तो इनका यूनिट हो जाएगा, अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट हो जाएगा एम्पियर मीटर माइनस 2। देखा, आई का ऐसा यूनिट क्या हो सकता है, एम्पियर, एंड एरिया का मीटर स्क्वायर, तो लिखते हैं एम्पियर मीटर माइनस 2, एंड डायमेंशन इसका हो जाएगा सर, यहां से देख लें एम्पियर मीटर माइनस 2। तो एम्पियर के लिए आप लिखोगे ए या आई, जो इच्छा आपको लिख सकते हैं। मीटर के लिए एल माइनस 2, और एम चाहे तो आप लिख सकते हैं तो एम 0 एल माइनस 2 ए, अदरवाइज एल माइनस 2 ए भी लिखे आप छोड़ सकते हैं। तो ये हुआ इसका यूनिट एंड डायमेंशन। एंड डेंसिटी अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, इसको किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, तो हमको पता है कि किसी वेक्टर में दो पार्ट होता है, फर्स्ट मैग्नीट्यूड और सेकंड डायरेक्शन का पार्ट। तो ये पार्ट आपको दिख रहा है करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड का पार्ट, तो हमको डालना क्या होगा, डायरेक्शन। वेक्टर फॉर्म के लिए हम क्या लिख रहे हैं, तो J इक्वल टू आई अपॉन ए, लेकिन अभी भी ये किस फॉर्म में है, तो ये स्केलर अर्थात मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, हमको डालना क्या है, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म के लिए इस मैग्नीट्यूड के साथ लिखना पड़ेगा एक डायरेक्शन, और किसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन लिखना पड़ेगा करंट डेंसिटी की। हमको पता है करंट डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है, आई अपॉन ए, और साथ साथ क्रॉस सेक्शन एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहां तक ठीक है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया हमने चूज किया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया इस करंट फ्लो के परपेंडिकुलर है, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया वेक्टर की दिशा किधर हो जाएगी। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर हमारा ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इसकी दिशा होगी प्लेन के पैरेलल, मतलब ये मार्कर मान ले एन कैप, तो ये हो जाएगा एन कैप। सेम यहां दिख रहा है आपको इस तरह का फिगर, ये एन कैप। तो आप देख रहे हैं एन कैप और डी आई की दिशा समान है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इस करंट डेंसिटी की दिशा डी आई अर्थात एन कैप की दिशा में होगा। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर J इक्वल टू आई बाय ए इंटू एन कैप, वेयर एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी। तो ये हो गया हमारा स्केलर फॉर्म, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। यहां तक तो आप समझ रहे हैं। एक छोटा सा प्रॉब्लम यहां पे शुरू होता है कि अगर ये एरिया करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ना होके स्लंट हो, थोड़ा सा झुका हुआ हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि उस केस में हमें क्या करना होगा। हम इस फिगर को मिटाते नहीं है, बस एक और फिगर बनाते हैं उसके नीचे जस्ट, और इस तरह का ये हम एरिया चूज कर रहे हैं, इसका क्षेत्रफल DA। तो इस एरिया का जो डायरेक्शन होगा, हमने बताया हमेशा एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। दैट मींस इसका डायरेक्शन हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये एन कैप और ये आपको दिख रहा होगा DI, दैट मींस करंट, ये एरिया। तो इस केस में क्या करेंगे, जब आप देखते हैं कि यह एरिया करंट से कुछ झुका हुआ है, तो निश्चित रूप से यह एरिया वेक्टर करंट से कुछ न कुछ कोण बनाता होगा, उस कोण को मान लेते हैं थीटा।
तो अब सवाल क्या किया जाए, कैसे हम निकालें करंट डेंसिटी, जबकि हमने पढ़ा था क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, जबकि यहां पर परपेंडिकुलर नहीं है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आराम से देखें कि ये क्या है, तो मालूम है और जवाब भी आपके पास आएगा कि यह तो एक एरिया वेक्टर है। क्या है? एक एरिया वेक्टर। तो भाई लोग, जब ये एरिया वेक्टर है तो इस एरिया वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं या इसका प्रोजेक्शन ले सकते हैं। अगर प्रोजेक्शन लेंगे तो इस तरह का फिगर आप ड्रॉ करेंगे, प्रोजेक्शन मतलब परछाई की तरह समझिएगा, तो इस तरह फिगर ड्रॉ करेंगे। अगर आप प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो फिगर ऐसा ड्रॉ करेंगे। तो जैसे प्रोजेक्शन लेंगे तो ये आपको मिलेगा कैसा? परपेंडिकुलर टू द करंट। हम यहाँ प्रोजेक्शन का कंसेप्ट यूज नहीं कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं वेक्टर का। तो जैसे एरिया वेक्टर आपको दिख रहा है कुछ एंगल पे, तो आप आराम से उसे क्या करें? रिजॉल्व कर दें, और रिजॉल्व करने पे आपको मिलता होगा एक कंपोनेंट कॉस का, एक कंपोनेंट साइन का। तो आप किसे रिजॉल्व करेंगे सर? तो रिजॉल्व करेंगे एरिया वेक्टर, दैट मींस वेक्टर डी ए को, जिसे हम लिखते हैं डी ए इंटू एन कैप, जहां डी ए इस एरिया का मैग्नीट्यूड और एन कैप इस एरिया की दिशा होती है। तो जैसे आप रिजॉल्व करेंगे तो इसका दो कंपोनेंट, एक मिलेगा कॉस, एक मिलेगा साइन, दैट मींस इस एंड पे आपको मिल जाएगा कॉस कंपोनेंट और इस एंड में मिल जाएगा आपको साइन कंपोनेंट। तो आप यूज कौन सा कंपोनेंट करेंगे? कॉस या साइन? ध्यान रखेंगे, यूज कौन सा कंपोनेंट करेंगे? कॉस या साइन? तो आप यूज करेंगे कॉस का। क्यों? मैं बता दूं आप कॉस का इस्तेमाल क्यों करेंगे। चलिए जरा सा ऊपर देखेंगे आप। जैसे आप ऊपर की ओर देखते हैं तो आपको हम दो वर्ड से रूबरू कराते हैं। तो पहला वर्ड है एरिया और दूसरा वर्ड है एरिया वेक्टर। बस ध्यान सुनेंगे, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण टर्म है। पहला वर्ड मैंने क्या बताया? एरिया, दूसरा वर्ड एरिया वेक्टर। बस 2 सेकंड का काम है। हमने इस दो वर्ड का उपयोग क्यों किया? देखिए, जब आप एरिया को देखते हैं तो एरिया इस करंट के परपेंडिकुलर है, एरिया करंट के परपेंडिकुलर है, लेकिन एरिया वेक्टर जो है वो करंट के पैरेलल है। ध्यान दीजिएगा, एरिया इस करंट के परपेंडिकुलर है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया करंट के परपेंडिकुलर है, लेकिन एरिया वेक्टर करंट के पैरेलल है। इसका मतलब जब एरिया परपेंडिकुलर होता है तो एरिया वेक्टर पैरेलल होता है। और हमें डेंसिटी में क्या चाहिए? एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसका मतलब वह एरिया जिसका डायरेक्शन करंट के पैरेलल हो। तो अब आप बता सकते हैं कि इन दोनों एरिया वेक्टर्स में कौन सा पार्ट पैरेलल है। तो साफ साफ आपका जवाब आएगा सर ये वाला पार्ट पैरेलल है और ये वाला पार्ट परपेंडिकुलर है। तो हमको चुनना है एरिया वेक्टर का कौन सा पार्ट? पैरेलल पार्ट। तो इसके लिए जे लिखेंगे तो जे इक्वल टू हमारा हो जाएगा डी आई बाय डी ए कॉस थीटा। ये कब लिखे? जब एरिया, फिर सुनेंगे, ये हमने कब इस्तेमाल किया? जब हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ना होकर कुछ एंगल पे हो। ये हमने कब उपयोग किया? जब हमारा एरिया, दैट मींस जब हमारा एरिया और क्रॉस सेक्शन एरिया करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ना होकर कुछ कोण पे हो, तो उस केस में करंट डेंसिटी J इक्वल टू लिखते हैं डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा। फाइनली इसको आगे बढ़ा लें और इसको लिख सकते हैं डी आई इक्वल टू जे डी ए कॉस थीटा। वो और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसे लिख सकते हैं डी आई इक्वल टू वेक्टर जे डॉट वेक्टर डी ए। दैट मीन्स ये कौन सा फॉर्म हुआ? तो वेक्टर फॉर्म। और सर यहां से एक और सवाल का जवाब मिल गया। वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए हम लोग पढ़ चुके हैं
कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, हम लोग पढ़ चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ऑलवेज गिव्स स्केलर टर्म या स्केलर क्वांटिटी, दैट मींस करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो करंट कैसी क्वांटिटी? स्केलर, और करंट डेंसिटी वेक्टर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, di is the small value of current। एंड अगर हम लोग टोटल करंट निकालना चाहें तो आराम से इसे हम क्या कर लें, इंटीग्रेट कर दें, और ये लिखा जाएगा इंटीग्रेशन J डॉट dA। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट फ्रॉम एनी कंडक्टर कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया इज गिवन इन द प्रॉब्लम्स। इस वीडियो को देखकर आपको अगर नॉलेज अच्छी तरह से प्राप्त हुआ हो और समझ में आया हो तो आप इसे लाइक करें, साथ साथ शेयर भी करें, जिससे ये क्लास के माध्यम से दी जाने वाली जानकारी और छात्रों तक पहुंच सके। साथ ही साथ आप एक काम तो जरूर करेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक को लेकर।